साथियों, सुप्रजनन भावी पीढ़ी का नवसृजन। लेखक श्री राम शर्मा आचार्य। पृष्ठ 77। मानवीय नस्ल सुधारने में आनुवंशिकी के प्रयोग। आइए सुनते हैं। इस संदर्भ की नई उपलब्धियां ऐसी संभावनाओं का द्वार खोलती हैं कि मानव भ्रूण का पालन किसी उपयुक्त प्रकृति की पशु मादा के पेट में पालन करा लिया जाए। इससे उस बच्चे में मनुष्य और पशु के सम्मिलित गुण विकसित हो जाएंगे। इन प्रयोगों से आरंभ में थोड़े से बच्चे बनाने में ही अधिक परिश्रम पड़ेगा। पीछे तो कृत्रिम गर्भाधान विधि से थोड़े ही बच्चे तरुण होकर सहस्त्रों बच्चे पैदा कर देंगे। एक स्वस्थ साँड़ के द्वारा जीवन भर का संचित शुक्र 50,000 तक बच्चे पैदा कर सकता है। विशेष रासायनिक प्रयोगों से उत्तेजित मादा डिंबों द्वारा एक साथ 5 तक संतानें उत्पन्न कराई जा सकती हैं। नई मनुष्य जाति को जल्दी बढ़ाने के लिए ऐसे ही तरीके काम में लाए जाएंगे। साथ ही पुरानी पीढ़ी को समाप्त करके उन सब का बंध्याकरण किया जाएगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर जेवी गॉर्डन ने मेढकों पर नई नस्ल पैदा करने के लिए कलमें लगाने का प्रयत्न किया। इस कार्य में 2 अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर ब्रिग्स और कैंग उनके सहयोगी रहे। इस प्रयास में उन्हें आशातीत सफलता मिली। इन प्रयोगों में वे ऐसे कई किस्म के नई नस्ल के मेढक पैदा करने में समर्थ हुए जो अपने पूर्वजों की तुलना में कहीं अधिक सुंदर, बलिष्ठ, सौम्य एवं बुद्धिमान थे। वैज्ञानिक मंडली ने इसी प्रकार के प्रयोग अन्य छोटे छोटे जीवों पर भी किए हैं और उनमें से प्रायः सभी में सफलता मिली है। संसार भर में चल रहे प्राणियों की नस्ल सुधारने के प्रयत्नों में भारी दिलचस्पी ली जा रही है और भरपूर कोशिश की जा रही है। पेड़ पौधों पर यह प्रयोग बहुत पहले से ही सफल होता रहा है। कलमी फलों की नस्लें सर्वविदित, लोकप्रिय और लाभकारी सिद्ध हो रही हैं। अब प्राणियों का भी अधिक उपयोगी बनाने के प्रयत्न इसी उत्साह से चल पड़े हैं, जैसे कि कुछ समय पूर्व फूलों और संकर जातियां उत्पन्न करने के लिए चले थे। वंशानुक्रम विज्ञान के महामनीषी रॉबर्ट एम शेशमीरे ने अभी से भविष्यवाणी कर दी कि अगले कुछ ही वर्षों में मनुष्यों की कलम लगाने और आज की तुलना में अधिक समुन्नत पीढ़ी पैदा करने में सफलता मिल जाएगी। इन प्रसन्नतावादी समाचारों पर हर्षातिरेक व्यक्त करने के पूर्व गंभीरतापूर्वक यूजेनिक्स जिसकी चर्चा पहले की गई है के हर पहलू को अच्छी तरह समझ लिया जाना चाहिए। अनिवार्य भी है। यूजेनिक्स शब्द अपने आप में पवित्र है। यदि इसमें से वंशवाद, नस्लवाद जैसे पूर्वाग्रहयुक्त दुर्गुण निकाल दिए जाएं, नेगेटिव यूजेनिक्स का अर्थ है नुकसान पहुंचाने वाले जीन्स को हटाने का प्रयास कर संतति को शुद्ध परिपूर्ण बनाना। पॉजिटिव यूजेनिक्स का अर्थ है लाभदायक, शरीरगत बलिष्ठता, मानसिक कुशाग्रता बढ़ाने वाले जीन्स को संतति में पहुंचाने का प्रयास करना। सेलेक्टिव मेंटिंग अर्थात उचित नस्ल के चुनिंदा समूह में परस्पर संसर्ग
के लिए जो एक सुझाव सामने आया था वह था वीर बैंक के रूप में, जिसके प्रणेता थे हेनरी मुलर। प्रतिभावान, प्रख्यात एवं हर दृष्टि से समग्र कुछ व्यक्तियों के वीर को डीप फ्रीज में रखकर उसका समय आने पर विरोधी लिंग का उचित पात्र मिलने पर उपयोग हो, ताकि इनके संपर्क से एक सर्वश्रेष्ठ संतति का जन्म हो। यही दृष्टि इसके पीछे थी। इसे वैज्ञानिकों ने नाम दिया यूटेलोजेनेसिस, कृत्रिम गर्भाधान का इसे पर्यायवाची कह सकते हैं। महामानव निर्माण हेतु तो नहीं, परंतु नपुंसक व्यक्ति को पिता बनाने के लिए अवश्य अमेरिका में इसका प्रतिवर्ष 10 से 15,000 बार प्रयोग होता है एवं करीब 90% में संतति का जन्म इस विधि से सफलतापूर्वक हो जाता है। दूसरी विधि जो सुझाई गई है वह है जीन्स के घटक डीएनए के साथ सीधा हस्तक्षेप। इसे जेनेटिक सर्जरी का नाम दिया गया। यूजेनिक्स की यह विधि लगती तो बड़ी अतिशयोक्तिपूर्ण है, पर जिस द्रुत गति से आनुवांशिक विदों के प्रयास इस दिशा में चल पड़े हैं, उससे लगता है कि डीएनए की संरचना में वांछित रूपांतरण करने में वैज्ञानिकों को सफलता अवश्य मिलेगी। जेनेटिक सर्जरी को कई प्रकार से प्रयुक्त किया जा रहा है। प्रथम विधि में एक जीन्स के डीएनए को पृथक कर उसे जैविक अतिक्रमण सेलुलर इंसर्शन की तकनीक द्वारा प्रयोगशाला में दूसरे जीन्स के डीएनए से सम्मिलित किया जाता है। 10 लाख में से एक जीवकोष इस विधि से पूरी तरह रूपांतरित किया जा सकना संभव है। दिक्कत यह है कि जिन विशेषताओं को हम नए जीवकोष में चाहते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करने वाले छोटे छोटे घटक न्यूक्लियोटाइड को पहले से ही कैसे पहचाना जाए ताकि चुनाव 100% कारगर हो। दूसरी विधि में वायरस के कणों की मदद से डीएनए का स्थानांतरण किया जा सकता है। मित्रों, ज्ञातव्य है कि वायरस में एक रहस्यपूर्ण क्षमता यह होती है कि वे जीव कोशों में प्रवेश हेतु किसी रसायन अथवा वैद्युतिक व्यवस्था का सहयोग नहीं लेते। उसे भी असंभव सा ही माना जा रहा है। तीसरी विधि में रसायनों की सहायता से डीएनए के घटक न्यूक्लियोटाइडों में से कुछ की संरचना को आमूलचूल बदलने की बात सोची जाती है। चौथी विधि, जिसे पार्थेनोजेनेसिस कहा जाता है, और भी विलक्षण युक्त है। इसमें वांछित गुण संप्रेषित करने वाली महिलाओं की जनन ग्रंथियां ओवरी से डिप्लॉइड एग्स अंडे अलग कर लेने की बात सोची जाती है, जिन्हें अभी निश्चित न किया गया हो। माता से मिली इस जेनेटिक संरचना को आनुवांशिक विशेषज्ञ प्रयोगशाला में वांछित मोड़ देकर उन गुणों की अभिवृद्धि कर सकते हैं जो संभवतः निषेचन के बाद उभर कर न आ पाते। भाइयों, जीन्स की कलम के समर्थक वैज्ञानिकों की प्रतिपादित
5वीं विधि में शारीरिक ऊतकों को प्रयोगशाला में भ्रूणवत एम्ब्रियोनिक बना लिया जाता है। ऐसे क्लोन्स या कलम उन गुणों से भरे पूरे होते हैं जो उस व्यक्ति के क्रोमोसोम्स में परिपूर्ण मात्रा में थे। संभवतः निषेचन से उनमें परिवर्तन आ जाता है। ऐसे कलम को उचित वातावरण व पोषण देकर कई कार्बन कॉपी उस व्यक्ति की तैयार की जा सकती है जिसके की ऊतकों से कलम को तैयार किया गया था। मित्रों, यूजेनिक्स की विस्तृत जानकारी हमें बताती है कि अधिकांश पौधों और जीवों की उत्पत्ति नर और मादा से होती है। कुछ जीन्स नर से और कुछ मादा से मिलते हैं। झरबेरी झाड़ी के बीज गुलाब तो नहीं, लेकिन ऐसा पौधा अवश्य उगा सकते हैं जिसमें एक की बजाय 2 तरह के फूल हो। काली बिल्ली का बच्चा एकदम सफ़ेद हो सकता है। यदि कोई पौधा या जानवर 2 तरह की विशेषता के जीन्स आनुवंशिक द्वारा प्राप्त करता है और दोनों का प्रभाव बराबर रहता है तो दोनों के मिलने से तीसरी विशेषता उत्पन्न होती है। अगर लाल गाय और सफ़ेद रंग का सांड हो तो उनका बछड़ा ना तो सफ़ेद होगा और ना लाल, वह भूरा यानी दोनों के बीच के रंग का हो सकता है। ऐसा हो जाने के नियम की वैज्ञानिक व्याख्या आनुवंशिकता के सिद्धांत के आधार पर की जाती है। साथियों, जीन ही इस आनुवंशिकता के वाहक हैं और आनुवंशिकता की बुनियादी इकाई हैं। अभी तक किए गए परीक्षणों से यही जाना जा सका है कि शारीरिक विशेषताएं जैसे रंग, रूप, नेत्र, त्वचा, खून का प्रकार, लंबाई, ठिगनापन आदि सब ही आनुवांशिक होते हैं। ये शारीरिक गुण भी मात्र माता पिता से नहीं प्राप्त होते, वरन वे दादा, परदादा तथा अन्य पूर्वजों से क्रमशः संक्रमित होकर आते हैं। वंशानुगत गुणों में माता पिता का हिस्सा प्रत्येक गुण में आधा होता है, यानी माँ का 1/4, उनके पूर्व का 1/4, उनके पूर्व का 1/4, उनके पूर्व के 4 पितरों में प्रत्येक का अंश प्रत्येक गुण का 16वां भाग होता है, अर्थात चारों पितरों का कुल अंश 1/4 भाग होता है। शेष 1/4 और पुरानी पीढ़ियों से आते हैं। मित्रों, इस संबंध में मिली और जानकारियां बताती हैं कि मूलतः जीन का व्यवहार या आचरण से सीधा संबंध नहीं होता। जीन शरीर के ऊतक तथा अंगों के विकास को निर्देशित, नियंत्रित करते हैं। शरीर की ये क्रियाएं स्पष्टतः व्यवहार को भी प्रभावित करती हैं और उस रूप में जीन्स का संबंध व्यवहार से भी होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति वंशानुक्रम से छोटी टांगें, ठूंठदार उंगलियों या बहरे कान प्राप्त करता है तो निश्चय ही कुछ क्षेत्रों में उसकी योग्यता सीमित हो जाएगी। इसी प्रकार शारीरिक क्रियाओं में भाग लेने वाले हजारों रासायनिक तत्व भी जीन्स के द्वारा ही निर्धारित होते हैं। ओम शांति। इसी संबंध में अगले वीडियो में आपको पढ़कर सुनाएंगे।
ओम शांति।